नमस्कार साथियों, मैं अंकित आप सभी को स्पार्क जीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग का सीरीज चल रहा है भारतीय शासन पे, संविधान पे, और उसी कड़ी में हम भारतीय संवैधानिक विकास से रिलेटेड जो है हम चार्टर एक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें 1600 रेगुलेटिंग एक्ट हो चुका है, 1786 के चार्टर एक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, 1793 के अधिनियम को खत्म कर चुके हैं, और सभी में हमने एक एक करके देखा कि गवर्नर जनरल की पावर क्या थे, फिर किस तरह से गवर्नर जनरल इन काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन हुआ, कैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनता है आपके पिट्स इंडिया एक्ट में, जिसको नियंत्रक मंडल बोलते हैं, कैसे पिट्स इंडिया एक्ट में जो है हमने देखा था मित्रों कि आपके वाणिज्य और राजनीतिक दो अलग अलग कार्य कर दिए गए। ठीक उसी तरह से आज हम देखेंगे कि तीन चार्टर एक्ट है आपके, जो कि 1813 का चार्टर राजलेख है, 1833 का राजलेख है और आपके 1853 का राजलेख है। और 1853 का जो राजलेख है ये ब्रिटिश काल के मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश कालीन का ये सबसे अंतिम चार्टर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो है एक आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है, 1857 की क्रांति होती है, और उसके बाद जो सत्ता है वो डायरेक्ट जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है। और उसके बाद से आपका इंडिया जो आपके इंडियन एक्ट के नाम से जाने जाते हैं सारे के सारे एक्ट और चार्टर को वहां पे खत्म कर दिया जाता है। तो पहले हम इन तीन चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर कंपनी के साथ क्या हुआ, कंपनी के एकाधिकार को कैसे खत्म किया गया और क्या क्या प्रोविजन किए गए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। वही पॉइंट यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिखा है ज्यादा, आप देख सकते हैं। ऐसे अगर हम बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपके ज्यादा मुख्यतः वो यूपीएससी के लेवल के लिए हो सकता है या पीसीएस लेवल पे हो सकता है, लेकिन जब हम एसएससी या वनडे ऐसे इस क्वेश्चंस के आधार पे अब हम पीसीएस लेवल पे भी जा सकते हैं। जितने मैंने पॉइंट्स लिखा है आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट्स को मैंने काफी डिटेल में लिखा है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो आप इससे पहले नहीं पढ़े होंगे और उस पॉइंट को मैंने यहाँ पे ऐड करने की कोशिश की, क्योंकि देखिए प्रश्न क्या है, एग्जामिनर आपके माइंड के साथ गेम खेलेगा। क्या खेलेगा कि ऑलरेडी ये सारे पॉइंट पढ़ चुके हो, वो नया पॉइंट लेकर आएगा। कंपटीशन को टफ बनाने के लिए हमेशा एक बाउंसर मारता है और इस बाउंसर के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए हम चलते एक एक करके और उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं 1813 के राजलेख, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट 1813 काफी ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1793 के जो चार्टर एक्ट थे उसमें कंपनी ने अगले 20 वर्षों के लिए क्या किया था, पूर्वी देशों के व्यापार के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट में भी बोला गया कि कंपनी जो है आने वाले अगले 20 सालों के लिए फिर से व्यापार कर सकती है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, 20 सालों के लिए जो कंपनी का बढ़ाया गया था जिसमें से सिर्फ दो चीजों के लिए, वो क्या होता था, चाय और चीनी। याद रखिएगा आगे व्यापार के लिए। तो हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसका प्रोविजन पढ़ते हैं कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। कंपनी के एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार मतलब मोनोपोली को समाप्त कर दिया जाता है। इसका मतलब ये कहा जाता है मित्रों, जो ब्रिटिश क्राउन है उसने कंपनी को बोला कि भाई साहब देखिए, आप जो है अकेला एकमात्र कंपनी नहीं है जो आप जाकर भारत में व्यापार करेंगे। आप जिन जिन ब्रिटिश व्यापारी के पास पैसा होगा, जिस मर्चेंट के पास पैसा होगा वो भी जा सकता है व्यापार करने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं, ब्रिटेन के जितने भी मर्चेंट थे, जितने भी व्यापारी थे, अगर उनके पास पैसा था तो वो भी भारत में आकर व्यापार कर सकता था। तो इसका मतलब क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को सर्वप्रथम खत्म किया गया था किसमें, 1813 में। लेकिन पूर्णतः नहीं किया गया था, ये भी प्रश्न आएगा। देखिए दो प्रश्न आ सकते हैं। पहला कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वप्रथम सर्वप्रथम पूछा जाएगा एकाधिकार कब समाप्त किया गया, तो 1813 के राजलेख चार्टर एक्ट में है। लेकिन अगर पूर्णतः पूछे तो आपका 1833 में हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि कंपनी ने बोला कि ठीक है, चाय पे और चीन के साथ आप व्यापार कर सकते हो, उसमें आपके मोनोपोली है। तो आपके क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि 1813 के चार्टर एक्ट में जब कंपनी के एकाधिकार को खत्म किया गया तो ऐसे कौन दो व्यापार थे जिसमें अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार मोनोपोली बना हुआ था। तो मित्रों चाय और चीनी, दो याद रखेंगे, चाय और चीनी, चाचा,
ये दो ऐसे थे जिस पे कंपनी अभी भी मोनोपोली कर सकती थी। तो ये चीज समझ में आ गया। सबसे पहला लाइन, एकाधिकार खत्म करने का मतलब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ब्रिटिश के जितने भी मर्चेंट हैं उनको भी अधिकार हो गया, आप भारत में आकर व्यापार कर सकते थे। ठीक है, और लेकिन चीनी और चाय को छोड़कर। साथ ही साथ मित्रों हम ये देखते हैं कि 1813 का जो चार्टर एक्ट है वो सर्वप्रथम ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने का अनुज्ञा मतलब परमिशन देता है। मतलब ये बोलता है कि देखिए जब मोनोपोली खत्म होगा तभी तो हर कोई आएगा। तो ईसाई मिशनरी आए और बोला गया कि आप जाइए और भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कीजिए, क्रिश्चियनिटी का प्रचार कीजिए। और ये समय ऐसा था, देखा गया कि बहुत सारे जो हिंदू मुस्लिम जो भी रहे होंगे जो प्रताड़ित हो रहे थे, क्योंकि देखिए भारत में क्या है, कास्ट बेस्ड सिस्टम है। जब भारत में कास्ट बेस्ड सिस्टम है तो जितने भी लोअर स्ट्राटा के लोग रहे होंगे, डिप्रेस्ड क्लासेस रहे होंगे, सबसे नीचे वाले देखिए, सबसे ऊपर में क्या होते हैं, ब्राह्मण, फिर आपके क्षत्रिय आते हैं, फिर वैश्य आते हैं, फिर शूद्र आते हैं। तो ये देखा गया था इस समय में कि जो लोअर स्ट्राटा के लोग थे, इवन वैश्य लोग, वो ईसाई मिशनरी के अंदर आकर के उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था, ईसाई धर्म को उन्होंने अपना लिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने का परमिशन सर्वप्रथम किस एक्ट में दिया गया था, तो वो राजलेख 1813 था। इस बात को आप लोग भूलेंगे नहीं। दो प्रश्न यहाँ से। साथ ही साथ तीसरा प्रश्न है कि प्रथम बार शिक्षा पर खर्च, प्रथम बार याद रखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत में सर्वप्रथम शिक्षा पे खर्च करने का आह्वान किया था, ये प्रबंध किया था, तो वो आपका था 1813 का राजलेखा। और कितना रुपया, तो प्रतिवर्ष 1 लाख, कितने, प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की बात कही गई थी। अब ये देखिए, ये 3 प्रश्न तो आप हमेशा कहीं ना कहीं देखते होंगे, चाहे आप रूसेंट पढ़ लो या कहीं कोचिंग में पढ़ लो, तो ये 3 चीजें आपको बताए गए होंगे। लेकिन ये 2 चीजें आपके लिए नहीं हो सकती है अगर आप नहीं पढ़े हो। तो सबसे पहले कि स्थानीय स्वामित्व, स्थानीय स्वायत्तशाही मतलब लोकल, लोकल गवर्नमेंट जो होते हैं, लोकल गवर्नमेंट, इसका मतलब बोला गया कि जो लोकल गवर्नमेंट है उनको करारोपण का अधिकार दिया गया, मतलब टैक्स वसूलने का। तो आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि सर्वप्रथम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वो कौन सा एक्ट है जिसमें लोकल गवर्नमेंट को भी करारोपण मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार दिया गया था। तो मित्रों वो आपका 1813 के राजलेख ही था, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो गए। साथ ही साथ एक और एक्ट बनाया गया जिसमें कहा गया कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास की सरकार अगर कोई विधि बनाती है तो उस विधि को सबसे पहले ब्रिटिश संसद में क्या करवाना पड़ेगा, अनुमोदन करवाना पड़ेगा। मतलब आपको वहां से परमिशन लेना पड़ेगा, और परमिशन किससे लेना पड़ेगा, आपको ब्रिटिश क्राउन से। तो इसका मतलब मित्रों क्या हो गया, इस एक्ट के पहले जितने भी आपके गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल इन काउंसिल का जो चयन होता था, सिलेक्शन किया जाता था, वो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हिसाब से करती थी। लेकिन 1813 एक्ट के बाद हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास की सरकार को अपने विधि जो निर्माण कर रहे हैं उसके लिए ब्रिटिश क्राउन के पास जाना पड़ रहा है, और ब्रिटिश क्राउन को उस पर असेंट, जैसे आज के समय में हम क्या देखते हैं कि पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है और उस कानून में प्रेसिडेंट का अनुमोदन होना अनिवार्य है, मतलब उस पर असेंट होना अनिवार्य है। अगर प्रेसिडेंट उस कानून को अनुमोदन नहीं करती है, उसको पारित नहीं करते हैं, तो ऐसे में वह कानून निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक उसी तरह से उस समय कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास की सरकार को बोला गया कि भाई साहब सबसे पहले आप जाइए ब्रिटिश संसद से अनुमोदन लीजिए, फिर और ब्रिटिश क्राउन का असेंट लीजिए, तभी आपका जो कानून होगा वो क्या होगा, वैलिड होगा। ठीक है, नहीं तो आपके कानून को निरस्त कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड। और साथ ही साथ इसका मतलब ये हो गया कि इसके बाद जितने भी नियुक्तियां होंगी वो आप ब्रिटिश संसद के माध्यम से होगा। ये बात आपको समझ में आ गया। तो अगर आपके प्रश्न किए गए कि सबसे पहले वो कौन सा एक्ट था जिसमें गवर्नर और गवर्नर जनरल इन काउंसिल के सदस्यों का नियुक्ति ब्रिटिश संसद के माध्यम से होने लगा, तो मित्रों 1813 का राजलेख चार्टर एक्ट था जिसके माध्यम से इसका प्रावधान किया गया था। ये बातें अब तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 1813 का चार्टर एक्ट एग्जाम पॉइंट व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, जिसमें 3 पॉइंट आप सभी ने पहले से पढ़ रखा होगा कि कंपनी का मतलब रटा होगा कि कंपनी का एकाधिकार खत्म हो गया चाय और चीनी को छोड़कर। तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि आपसे प्रश्न ये भी आ सकता है
कि निम्नलिखित में से वो कौन सा एक्ट था जिसमें आम जन ने मतलब लोकल ट्रेडर्स को भी यह परमिशन दिया गया कि आप भारत में जाइए, अपना अपना व्यापार कीजिए। तो 1813 था। क्यों? जैसे ही मोनोपोली खत्म हुई सभी को मौका मिला, एक बराबर मौका मिला। तो ऐसे में क्या हुआ कि 1813 एक्ट जो था वो अन्य ट्रेडर्स के लिए भी क्या हो गया, दरवाजे खोल दिए गए। बोले जाइए भारत में व्यापार कीजिए, लेकिन दो को छोड़कर, चाय और चीनी को। ठीक है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि ईसाई मिशनरी है, डिवीजन में आपको करा रहा हूँ मैं, धर्म प्रचार जो है उसको बोला गया जाके कर सकते हैं। और हमें देखिए धर्मांतरण और ट्रांसफॉर्मेशन किया गया। और किसका? जब हम भारत के कास्ट हायरार्की को पढ़ते हैं तो ये देखा जाता है कि कास्ट हायरार्की में भारत में सबसे ऊपर में ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र आते हैं। तो जितने भी आपके वैश्य के जो भी वैश्य में भी जो दबे कुचले थे और शूद्र तो थे ही भारतीय समाज में, तो ऐसे लोगों को ईसाई मिशनरियों ने ईसाई बना दिया, क्रिश्चियन बना दिया, जो कि भारत में उस समय। साथ ही साथ इसमें प्रथम बार जो है शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई। और दो नई चीजें थी जो आपको मैंने समझाया कि ये प्रश्न किया जा सकता है कि लोकल गवर्नमेंट को सर्वप्रथम टैक्स वसूलने का या करारोपण लगाने का अधिकार किस चार्टर एक्ट में दिया गया। तो चार्टर एक्ट 1813 था मित्रों। फिर कलकत्ता, बम्बे, मद्रास की सरकारों को विधि निर्माण करने के बाद ब्रिटिश सांसद से अनुमोदन लेना अनिवार्य किया गया, वो 1813 था। और इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद जितनी भी नियुक्ति होगी वो आप ब्रिटिश सांसद के माध्यम से होगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं 1833 के राजलेख मतलब चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 पे अब हम लोग चलते हैं। अब ये जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब ये कैसे कहेंगे कैसे इंपॉर्टेंट था? तो याद कीजिए हमने रेगुलेटिंग एक्ट आपको पढ़ाया था। उस रेगुलेटिंग एक्ट में हमने बोला कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, याद आ रहा है? गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए थे। और प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वारन हेस्टिंग थे। ठीक है मित्रों। तो उसमें क्या किया गया कि बोला गया कि जो बम्बे है और मद्रास है वो भाई साहब आप काम करेंगे किसके अंदर में? बंगाल के अंदर में। लेकिन इस एक्ट ने उस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सिर्फ प्रयास किया गया था सेंट्रलाइजेशन का, केंद्रीकरण करने का। लेकिन 1833 का जो राजलेख चार्टर एक्ट है इसमें पूर्णतः केंद्रीकरण कर दिया गया। केंद्रीकरण का मतलब सत्ता सिर्फ एक हाथ में दे दिया गया। और वो हाथ किसका था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट किस चार्टर एक्ट में सृजन किया गया था? तो आप याद रखेंगे चार्टर एक्ट 1833 में। ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखिए मैंने लिखा है कि बंगाल के गवर्नर जनरल कब बने थे? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में इन्होंने इनका पद सृजन हुआ था। अब उसको भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया, भारत के गवर्नर जनरल। और जो प्रथम थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है। और साथ ही साथ ये बोला गया इस एक्ट में कि भाई साहब मद्रास और बम्बे आपके हाथ काट दिए गए। किसमें? विधि निर्माण में। अब आप कानून नहीं बना सकते हैं। आप कानून बनाने का अधिकार सिर्फ गवर्नर जनरल और इन काउंसिल का रह गया जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी में बैठती थी। ठीक है। ये बात समझ में आ गया। तो और आपसे अगला प्रश्न ये बने कि जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। अगर आप विशेष लेवल पे जाएंगे तो सबसे पहले आएगा कि गवर्नर जनरल इन इंडिया का पद का सृजन किया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट दे देगा कि मद्रास और बम्बे के विधि निर्माण के पावर को, शक्तियों को कम कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो हाँ बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। तो इसमें सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद ही नहीं अपितु इसमें बम्बे और मद्रास के कानून का निर्माण करने का जो शक्ति था उसको भी खत्म कर दिया जाता है। और यह एक्ट जो है पूर्णतः केंद्रीकरण हो जाता है। और इसमें कहा जाता है कि पूरे भारत के लिए अब आप वही कानून बनाएंगे। साथ ही साथ इसमें और हम देखते हैं कि कंपनी के जो व्यापारिक, याद रखेंगे कंपनी, अब पीट्स इंडिया एक्ट से देखिए पहला जो है आप 1773 से जोड़ेंगे और दूसरा तीसरा पॉइंट जो है आप पीट्स इंडिया एक्ट से जोड़ेंगे। पीट्स इंडिया एक्ट से क्यों? अब हम क्या देखते हैं कि 1784 पीट्स इंडिया एक्ट में कंपनी ने दो बॉडी बनाया, एक निदेशक मंडल जिसको हम लोग बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसको नियंत्रक मंडल बोलते हैं। उसमें बोला गया निदेशक मंडल को, डायरेक्टर को, कि भाई साहब है ऐसा काम कीजिए कि आप सिर्फ व्यापारिक काम करो, व्यापारिक काम को देख रेख करो। ठीक है।
और जो राजनीतिक होगा, जो सिविल होगा, जो मिलिट्री होगा, जो फोर्स होगा, वो हमारा नियंत्रक मंडल देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। तो इस एक्ट ने ये काम किया कि अब कोई वाणिज्य होगा ही नहीं, मतलब कंपनी के वाणिज्यिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का जो व्यापारिक जो एकाधिकार था चाय और चीन को लेकर, उसको भी खत्म कर दिया गया। मतलब बोला गया कि अब पूर्णतः आप व्यापारिक नहीं रहे, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान दिया गया और व्यापारिक काम जो है ब्रिटिश संसद देखने लगी। बोले कि अब जो है ब्रिटिश संसद से इसके माध्यम से करेगी। तो इसको याद रखेंगे, आपसे प्रश्न आ सकता है अगर आप पीसीएस लेवल पर जाएंगे तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके यूज किए जाएंगे कि बताइए वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिया गया कंपनी का, किस एक्ट में? 1833 में, वन डे एग्जाम में। फिर केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान किया गया, किस में? 1833 में। और दोनों ही स्टेटमेंट आपके पीसीएस लेवल में पूछे जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ इस बात को मैंने पहले ही बोल दिया है कि बॉम्बे और मद्रास के विधि निर्माण की शक्तियों को वापस ले लिया गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ आप गवर्नर जनरल जो है वही काम कर सकता था और कोई नहीं। अब इनको विधि बनाने का काम जो है खत्म कर देगा। इनको फिर से मिलता है, वो किस एक्ट में? जब हम आगे पढ़ाएंगे, आगे जब हम 1861 के एक्ट में पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि जो विधि निर्माण करने की शक्ति छीन ली गई थी बॉम्बे और मद्रास की, वो 1861 में पुनः दे दिया जाता है। क्या फिर से कानून बना सकते हैं? तो यहाँ पर क्या किया गया? केंद्रीकरण। यहाँ पे 1861 में क्या किया जाएगा? विकेंद्रीकरण। तो आपसे यह भी प्रश्न किया जाएगा कि भारत में पूर्णतः केंद्रीकरण कब किया गया था? तो 1833 के अभिलेख में, राजलेख में, याद रखिएगा आपके चार्टर एक्ट में। और पूछा जाए विकेंद्रीकरण तो 1861 वाले में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप जानेंगे। फिर इसमें क्या है कि एक चौथे लॉ मेंबर की व्यवस्था की गई, विधि सदस्य की। बोला गया कि अब जब हम कानून बनाएंगे गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल काउंसिल, क्यों? क्योंकि मद्रास को तो आप विधि बनाने से रोक दिए, आप साथ ही साथ बॉम्बे को भी विधि बनाने से रोक दिए। तो ऐसे में कोई ऐसा तो चाहिए जो हमें क्या सजेशन दे सके, हमें सुझाव दे सके कि कानून कैसे बनाया जाए। तो ऐसे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश संसद जो है उसने एक विधि परामर्श मतलब लॉ मेंबर्स बनाया। गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य को शामिल किया। याद रखिएगा, एज ए लॉ मेंबर जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल एडेड द फोर्थ मेंबर एज अ लॉ मेंबर इन एक्ट 1833। मतलब 1833 के कानून में एक विधि सदस्य को लाया जाता है विधि निर्माण में सुझाव देने के लिए। और साथ ही साथ जब आप आगे जाएंगे पीसीएस लेवल में, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ऐड किया है, आप मित्रों देख सकते हैं, इस जो विधि सदस्य था उसको मतदान का अधिकार नहीं था। मतलब वो सिर्फ जाकर के उसमें क्या सुझाव दे सकता था, बैठ सकता था, प्रश्न कर सकता था, लेकिन मतदान नहीं कर सकता था। तो ये बताइए जो विधि सदस्य हैं अभी के समय में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से मिलेंगे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल क्या है? हमारे एक तरह से लॉ, जो हमारे क्या है, लीगल एडवाइजर है, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लीगल एडवाइजर होते हैं। और उनको भी क्या है कि वो चाहे तो पार्लियामेंट के किसी भी सदन में बैठ सकते हैं, उच्च सदन हो चाहे निम्न सदन हो, चाहे ज्वाइंट सेटिंग हो, संयुक्त बैठक हो, उसमें भी बैठ सकता है, लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं है। ठीक उसी तरह से 1833 के विधि सदस्य जो लॉ मेंबर थे, बोला गया कि आप गवर्नर जनरल इन काउंसिल के बैठकों में आइए, बैठिए, सुझाव दीजिए, कानून कैसा होना चाहिए उस तरह से बताइए, लेकिन आपको जो है वोट देने का अधिकार नहीं होगा, मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। तो ये पीसीएस में आएगा, ये वनडे एग्जाम में नहीं आएगा। वनडे एग्जाम में से प्रश्न ये किया जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से वो कौन सा राजलेख या चार्टर एक्ट था जिसमें गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में लॉ मेंबर को शामिल किया गया? तो मित्रों वो 1833 का एक्ट था। बस इससे ज्यादा प्रश्न नहीं किया जाएगा एसएससी के एग्जाम में। लेकिन जब आप पीसीएस लेवल पे जाएंगे तो उसमें प्रश्न किया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। और पहला दे देगा विधि परामर्श के लिए गवर्नर जनरल की काउंसिल में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य का निर्माण किया गया, बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट दे देगा कि मतदान करने का अधिकार था, और बोलेगा बताइए इनमें से कौन सा वाक्य सही है। और आप जब अगर नहीं पढ़ के गए हैं तो आपको लगा अच्छा विधि सदस्य है तो आपको मतदान करने का अधिकार होगा, लेकिन नहीं है। तो ऐसे में नहीं पढ़कर जाएंगे तो आप
दोनों ही ऑप्शन पे सही कर देंगे, लेकिन नहीं, सिर्फ एक सही है। क्यों? क्योंकि विधि सदस्य को मतदान करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। साथ ही साथ जो हम आज लॉ कमीशन पढ़ते हैं, जो अभी 22वीं लॉ कमीशन है, उसका गठन किया गया है। तो ठीक उसी तरह से हम देखते हैं कि जो लॉ कमीशन है, सबसे पहले लॉ कमीशन ब्रिटिश काल में कब आया था? ये चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। और ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे कि प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले। इसका गठन कब किया गया? तो 1834। इससे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में 1833 से नहीं पूछेगा, ये गारंटी तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन नहीं पूछेगा, ये इतना मुझे पता है। अगला क्वेश्चन ये है, इसमें एक और बात मैं कहना चाहूंगा, कंपटीशन मेरिट बेस्ड सिस्टम। इसमें जो लॉर्ड मैकाले है, इन्होंने अनुशंसा दिया कि जो भारतीय हैं उनको भी हमें अपने प्रशासन में लाना चाहिए, उनको भी भागीदार बनाना चाहिए, तभी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रह पाएगी। जब तक भारतीयों को अपने प्रशासन में नहीं लाएंगे, तब तक भारतीयों के बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो सर्वप्रथम अगर क्वेश्चन ये पूछा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीयों के लिए प्रथम बार प्रयोजन करने की कोशिश किया गया था, प्रावधान किया गया था, सर्वप्रथम किया गया था, हुआ नहीं था, किया गया था, तो 1833 एक्ट था। 1833 एक्ट में यह कहा गया था कि हम क्या करेंगे कि भारतीयों के लिए भी कंपटीशन का प्रोविजन करवाएंगे, लेकिन यह पारित नहीं हो सका गवर्नर जनरल इन काउंसिल में, क्योंकि इन्होंने सिर्फ क्या है, ये एक सजेस्टिव बॉडी है और सजेशन दिया था, लेकिन गवर्नर जनरल काउंसिल ने इसको पास नहीं किया था, जिस कारण से वो नहीं आ पाया। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट जो है, सबसे अंतिम राजलेख चार्टर एक्ट 1853 आता है मित्रों। अब इस पे हम करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट था, ये भी देखिए। अब इसमें भी क्या है, ये भी आपके प्रश्न किए जाएंगे कि सबसे सर्वप्रथम देखिए, जैसे जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश क्राउन भारत में उनका समय आ रहा था, वैसे वैसे उनका वर्कलोड बढ़ रहा था, कार्य करने का था। तो ऐसे में उन्होंने ये सोचा कि देखो, एक कार्यपालिका बनाते हैं और एक आपका विधायिका बनाते हैं। विधायिका का काम जो होगा सिर्फ कानून बनाने का होगा, और कार्यपालिका का काम क्या होगा, उस कानून को लागू करने का काम होगा। तो जो 1853 का एक्ट है, वो क्या करता है, दो बॉडी को बनाता है, अलग करता है। पहला तो विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाती है, और दूसरा एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव। अब इस एक्ट में ये कहा गया भाई साहब कि इसके अंतर्गत हम ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगे, जो कि 6 न्यू मेंबर्स का होगा। ठीक है, इसको मिनी पार्लियामेंट भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन जो 1853 में किया गया था, उसका और नाम क्या है, तो मिनी पार्लियामेंट के नाम से जानते थे। इसमें 6 सदस्य थे, याद रखेंगे, और इनका जो मुख्य काम था वो भारत में विधि निर्माण से रिलेटेड था। ठीक है, दूसरा, और ये जो विधि बनाती थी, ये कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव था, वो इस कानून को क्या लागू करती थी, कहां पे, पूरे भारत में। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल में के सर्वप्रथम लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विभाजन किस एक्ट में किया गया था? तो मित्रों, वो 1853 का एक्ट था, जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का क्या किया, सेपरेशन किया गया था। और जो विधान लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसको ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल नाम दिया गया, जिसमें 6 सदस्य थे, और इसका नाम मिनी पार्लियामेंट था। अब इसका मेन काम क्या था, मैंने पहले ही बता दिया था। इसका प्रमुख काम जो था, विधि निर्माण था, मतलब भारत के लिए कानून बनाना। आप पूरे समूचे भारत के लिए क्या करेंगे, कानून बनाएंगे। अब कानून बनाने के बाद क्या आज की तरह प्रेसिडेंट जो असेंट मारते हैं, क्या गवर्नर का असेंट मरवाना जरूरी था, अनुमोदन करवाना जरूरी था? जी हाँ, उसमें क्या था कि गवर्नर की अनुमति जरूरी था। जब तक गवर्नर जो है आपको अनुमति नहीं देगा, तब तक ये जो विधि बनाया है आपके ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो विधि निरस्त कर दिए जाएंगे, जब तक उस पर क्या होगा, आपके गवर्नर अनुमति नहीं देंगे। जैसे ही गवर्नर ने उसको अनुमति दिया, वो लीगलाइज हो जाएगा, वैधानिक हो जाएगा, और पूरे भारत में क्या होगा, वो लागू हो जाएगा।
तो ये था आपका मेन प्रोविजन। साथ ही साथ ये कहा गया था इस नियम में कि जो कानून बनाएगा आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो गवर्नर चाहे तो उसको वीटो ले सकता है। वीटो का मतलब क्या होता है कि अपना पक्ष न रखना, वोट न देना। हो सकता हो कि जैसे कि हम आगे जब प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो प्रेसिडेंट में ना वीटो पावर, सस्पेंशन वीटो, पॉकेट वीटो, जेब वीटो, क्वालिफाइड वीटो, जो कि हमारे यहाँ नहीं, वो अमेरिका में है। तो इस तरह के 4 वीटो होते हैं। ठीक उसी तरह से गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया था और कहा गया था कि जो गवर्नर जनरल है वो अगर विधान परिषद कोई कानून बनाती है तो उसमें वो वीटो ले सकता है। वीटो का मतलब चाहे तो वो कानून को एक थैला में रखकर फेंक दे, भैया हमको असेंट नहीं देना है, उसको रोक ले, ठीक है, इस तरह से कुछ दिन के लिए रोक ले। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं, तो उसे में कहा गया है कि गवर्नर को वीटो दिया गया था। साथ ही साथ मित्रों हम ये देखते हैं कि जो 1833 के एक्ट में जब बात किया गया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, प्रतियोगी परीक्षाओं की, वो जो लागू किया गया था भारतीयों के लिए, वो आपका 1853 का एक्ट था। याद रखिएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रावधान जो है सर्वप्रथम 1853 के एक्ट में किया गया था। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, 1853 के एक्ट में, ठीक है। साथ ही साथ ये इंग्लिश में है, लोकल गवर्नमेंट का मतलब जो होता है आपका स्थानीय स्वामित्व वाले। इसमें ये कहा गया कि जो लोकल रिप्रेजेंटेशन को, मतलब जो आम भारतीय हैं, उनको भी हम अपने काउंसिल में बुलाया जाए, मतलब विधि निर्माण में बुलाया जाए। और उसमें सर्वप्रथम 4 जगह से बुलाया गया था, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और आगरा। ये 3 आपके इंपॉर्टेंट है, याद करने का तरीका MBA, M फॉर मद्रास, B फॉर बंगाल, A फॉर आगरा और लास्ट में आपका बच गया बॉम्बे। तो आपने क्या किया, MBA बॉम्बे से किया, क्या MBA बॉम्बे से किया। तो याद रखिएगा कि 1853 के राजलेखिया चार्टर एक्ट में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकल रिप्रेजेंटेशन में जो 6 मेंबर थे, जिसमें से 4 आपके भारतीयों को चुना गया था 4 जगह से, वो कौन सा था, तो आप MBA बॉम्बे से किए। MBA का मतलब M फॉर मद्रास, B फॉर बंगाल, A फॉर आगरा और आपका बॉम्बे से MBA किया, तो याद रहेगा, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट हो गए। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि 1833 में कहा गया कि वाणिज्य काम खत्म है, तो ऐसे में डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, निदेशक मंडल, उनके सदस्यों की अब ज्यादा जरूरत नहीं थी। तो इस एक्ट ने ये बोला कि देखो भाई, अब ऐसा है कि कुछ सदस्य की कमी की जाए। तो ऐसे में कहा गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, निदेशक मंडल, उनकी संख्या को घटा दिया जाए। और उनकी संख्या को घटा कितना कर दिया गया, 18, ठीक है, इनकी संख्या को घटाकर 18 कर दिया गया। और एक और बात इसमें याद रखेंगे, जो कि मैं पॉइंट पे नहीं है, मैं बता दे रहा हूं, जो नियंत्रक मंडल थे, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उनके सदस्यों का जो है वो अब ब्रिटिश क्राउन, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो है आपका तय कर दिया गया वेतन, कि अब जो वेतन कौन तय करेगा, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगी। तो आपसे प्रश्न कर सकता है कि जो आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाए गए थे 1784 के पीस इंडिया एक्ट में, तो उसमें 2 जगह प्रोविजन देखेंगे। एक तो 1793 के एक्ट में, जिसमें यह कहा गया था कि जो नियंत्रक मंडल के सदस्य हैं, उनके जो वेतन होगा वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, मतलब भारत के राजस्व से, मतलब हमारे यहाँ काम कर रहे हो और हम इसे वेतन ले रहे हो। तो ये बात हो गई, ठीक है, जो कि हमने बुलाया नहीं था। दूसरा, उसी नियंत्रक मंडल के बोर्ड को ये कहा गया कि जो आपके सदस्य हैं, अब उसका वेतन का निर्धारण कौन करेगा, अब ब्रिटिश संसद करेगी। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, अब ब्रिटिश संसद करेगी, ठीक है। और साथ ही साथ कहा गया ये जो चार्टर है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास का ब्रिटिश कालीन लास्ट चार्टर था। क्यों, इसके बाद हम मित्रों देखते हैं कि 1857 की क्रांति आती है, और जिसमें क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्णतः, मतलब एक तरह से समाप्ति, पूर्णतः समाप्ति नहीं कहेंगे, मतलब उसकी समाप्ति 1874 के करीब में दिसंबर में किया जाता है घोषणा के 1874 के बाद कोई ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रही। लेकिन उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार था वो पूर्णतः खत्म हो जाता है, और फिर हमारे यहाँ ब्रिटिश क्राउन आते हैं। ब्रिटिश क्राउन मतलब महारानी का, और महारानी का ही क्या होता है, भारत में शासन चलता है। तो कल से जो है हम आपको 1857, मतलब जो 1858 में जो एक्ट आया था, इंडिया एक्ट, से लेके 1947 के एक्ट को अगले 2 दिन में कंप्लीट कराएंगे, और उसमें बारी बारी से देखेंगे। क्योंकि देखिए 1857 के बाद का जो आपका एक्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
उस एक्ट में जो है वो ज़्यादा बातें किया गया है आपका भारतीय संविधान से रिलेटेड, जो 1935 में है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको और कोई चीज़ें ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। ठीक है, इस चीज़ को आप ज़रूर देखें, और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।